So, hello everyone. Good morning, सभी को. I hope all good. So, today I will discuss RRB Group D Mock Test 5 Complete GK and GS. तो तो बताइए कैसे हैं आप लोग. तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं RRB Group D वही 30 प्रैक्टिस सेट वाली बुक, और जिसके राइटर है खान सर. इसमें आज हमारा मॉक नंबर है 5 कंप्लीट जीके एंड जीएस के साथ, एक नई ऊर्जा और एक नई स्ट्रेटजी के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. ओके. और एनटीपीसी के लिए भी आपको बहुत जल्द ही अभी हमारे जो आईटी टीम वाले 2 मेंबर हैं अभी वे छुट्टी गए हुए हैं, तो इसी वजह से अभी आपकी एनटीपीसी क्लास नहीं हो पा रही है. कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द से जल्द हो. ओके. एंड इन्फॉर्मेशन, इस बार के जो आपके न्यूमेरिकल सेशन के जो क्वेश्चन होंगे वे ओवरऑल यहीं पर होंगे. ठीक है. और आपको जो ये पीडीएफ या पीपीटी जो भी चाहिए होगी, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं डिवाइन गुरुकुल 1 के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है. अभी हालांकि स्टूडेंट्स कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ा चैनल बन जाएगा. तो वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए. आप फॉर मोर अदर इन्फॉर्मेशन, टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव वाइज, अदर इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं. इफ एनी रिकमेंडेशन बुक, पीडीएफ, पीपीटी, अदरवाइज एनीथिंग एल्स. तो गॉट इट. तो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, कल बच्चों का एक क्वेश्चन था कि बहुत छोटा दिखता है, तो क्वेश्चन आज बड़े कर ले जाए थोड़ा, या नहीं? हम्म. चलिए, तो फिर आप थोड़े से बड़े कर ही लेते हैं. आई थिंक इतना चल जाएगा ना. इतना फिर क्वेश्चन कट जाता है, तो इतना तो चल ही जाएगा. चलिए फिर. So let's get start. So moving on the first question. The first question is Operation Vijay. Where is my marker? आ गया भाई. ऑपरेशन विजय. हम्म. ऑपरेशन विजय. चला गया. ऑपरेशन विजय, हाँ ठीक है. अब ठीक है थोड़ा. ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बताना है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है. यदि मैं बात करूँ 1971 में जो वार हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसके जो ऑपरेशन रहा था हमारा, वो रहा था सर्च लाइट. क्या रहा था? सर्च लाइट. आज पेंसिल ज्यादा मोटी है ना, ट्रिक कर लेते हैं. ये मोटी ही है. अब थोड़ा ठीक है. नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता 1947 में, तो उसकी जो मैं ऑपरेशन थीम की बात करूँ तो उसकी ऑपरेशन थीम रही थी फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर. एंड द थर्ड भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था, उसका जो ऑपरेशन था उसका था ग्रांड सलम एंड जिब्राल्टर. क्या था? ग्रांड सलम एंड जिब्राल्टर. एंड सो क्या बचा? एक ऑप्शन डी, कारगिल वॉर. कारगिल वॉर से मेरे याद आता है कि कारगिल वॉर कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये किया जाता है आपका 26 जुलाई 1999 से ये वॉर सेलिब्रेट किया जाता है. और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 11 जुलाई में क्या सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र, जिसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जे ए इक्की. एंड भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा
देखो अभी करंट में भी चला, और हाँ ऑपरेशन सिंदूर को भी थोड़ा अच्छे से डिटेल में पिक कर लेना अपने माइंड में, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। डेट पूछेगा वो, और पूछेगा फिर कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो कौन सा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो रेड डेंजर से जोन याद रखना, विच रेड लाइन। यदि मैं बात करूँ डूरंड लाइन के बारे में, तो डूरंड लाइन किस किस के बीच है? डूरंड लाइन है इंडिया, मिड अफगानिस्तान एंड मैकमोहन, इंडिया, मिड चीन। और यदि मैं बात करूँ हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग लाइन है हमारी जर्मन, मिड पोलैंड। ये उन दो कंट्रियों के बीच में है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राइट टू इक्वलिटी की परिभाषा दी गई है, समानता की धारणा दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है आपकी आर्टिकल 14। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। और ये जो लोकटक झील है कहाँ पर है? ये है हमारे मणिपुर में। मैं फिर बता रहा, क्वेश्चन आएगा मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और एक स्टेट और बताया था मैंने आपको, कौन सा? तीन चार स्टेट है जो अभी करंट में चल रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब डल झील के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक ग्रेफाइट के भंडार है? तो वे है आपके अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर से देखो आ गया ना फिर एक क्वेश्चन, मणिपुर से, तो मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। और मणिपुर से आप क्वेश्चन रिलेट करेंगे कि वहां पर जो शेड्यूल्ड क्राइस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो एस सी और एस टी है, वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑल इंडिया में 94% पाए जाते हैं। उड़ीसा से आप याद रख सकते हैं उत्कल डे। उत्कल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को, ये सेलिब्रेट कर। आंध्र प्रदेश से आप रिकॉल कर सकते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेट इन अवर कंट्री। रिमोट ही चल रहा है मार्कर, अरे क्यों नहीं? अब थोड़ा ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा और चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शब्द का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। एंड सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार, क्या संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका भारत के कैग द्वारा, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। अच्छा, आप यहाँ से लेट कर सकते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये इसकी एज कितनी होनी चाहिए हमारे? तो हमारे इंडियन के, सॉरी मैं यही लिख देता हूँ आपके, पीएम एंड सीएम, इनकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 25 ईयर्स। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनकी एज होनी चाहिए आपकी, एंड गवर्नर की, इनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। ओके। यदि मैं बात करूँ आपके लोकसभा के या फिर एमएलए वगैरह की, लोकसभा एमएलए वगैरह की, तो इनकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके 25 ईयर्स। कितने होनी चाहिए? 25 ईयर्स। एंड यदि मैं बात करूँ राज्यसभा में एमएलसी की, जो राज्यसभा से एमएलसी बनते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, तो इनकी एज होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स। एंड यदि मैं बात करूँ वोट डालने की हमारे यहाँ एज कितनी है इंडिया में, तो वोट की हमारे यहाँ 18 ईयर्स। एंड यदि मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ, मतलब जो गांव में चुनाव वगैरह होता है, ग्राम पंचायत वगैरह के, तो उनमें कितनी एज होना चाहिए? 21 ईयर्स, मतलब 21 साल। तो अभी बात करते हैं, एक बार फिर रिकॉल करता हूँ। यदि हम भारत में पीएम सीएम चुनाव हेतु या फिर जो बनते हैं उनकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यदि मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की या फिर वाइस प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की, तो इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वोट डालने के लिए 18 वर्ष। और सॉरी, लोकसभा एमएलए के लिए 25 ईयर्स, 25 साल। और राज्यसभा और एमएलसी के लिए 30 वर्ष। ठीक है। सो याद रखना आप। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम
में शकुंतला का पुत्र कौन था? कौन था वो? भारत। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये सही करना पड़ेगा। विश्व विरासत स्थल के में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कहाँ पर है वो? औरंगाबाद में। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के नाम से भी जाना गया? तो कौन थे? WC बनर्जी। PSLV-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सो PSLV-37 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य था एक साथ कई ग्रह को उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला में को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की? तो किसने की वो? अभी उत्तर प्रदेश ने। PSLV-37 मिशन के ऊपरी चरण PS4 उपग्रह को पहुंचाने के बाद किस कक्षा में छोड़ा गया? तो किस कक्षा में छोड़ा गया? 470 × 494। इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों में कक्षीय जीवन काल कितना है? तो कक्षीय जीवन काल है 5 वर्ष। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का सहयोग है? तो किसका है? वो है इसरो एंड जाक्सा। सो आपको बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। और यहीं पे मनाया जाता है एक और 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे। एंड यहीं पर मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। और 12 अगस्त से आप रिकॉल कर सकते हैं 12 अप्रैल एंड 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863, तो उसमें क्या है वो राष्ट्रीय युवा दिवस। और जब जनवरी में आए तो 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस। साल 2050 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन सा बन जाएगा? तो कौन सा बनेगा? इंडिया बन जाएगा आपका भारत। ओके। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइए, ल्यूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा? करंट में भी बताया था मैंने, शायद परसों शाम की क्लास में इसकी ली थी। वैसे बैच की क्लास ली थी, इसमें बताया था। बताइए क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना। करंट में भी बताया था। और आप तुक्का भी लगाओगे जब भी ये क्वेश्चन आपका ठीक ही हो जाएगा। ज्यादा इशू है नहीं। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित। एक ही तो है चीते चातों के बारे में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से याद करो, ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा इसमें ही है। और 57 नंबर पर है। और यदि मैं केवल इन MPMP की बात करूँ तो फिर इसमें शायद 15 या फिर 16 करके कुछ है। 15वां हो या फिर 16 हो, कंफर्मेशन चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई किसकी? दाब और बल की? ना ना, प्रेशर एंड फोर्स की नहीं हो सकता। बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर। F = ma एंड P = नो नो, ये भी नहीं बैठेगा आपका, ये भी नहीं है। बल और नो, ये तो होगा नहीं। फिर एक ऑप्शन बचेगा बल और भार। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ध्यान रखना, जब दो समान बल बोला है फिर विपरीत दिशा भी बोल दिया, शून्य जाएगा। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? जहां पर जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। तो बताइए, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग पेज ले लूँ छोटा सा। हम्म ये यहीं पे कर दूं? सही है। यहाँ पे तो होगा नहीं, पेज ही चाहिए होगा। तो पेज चाहिए होगा, तो पेज नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, वहीं पर एक पेज ऐड किया है टीम ने। चलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर। तो जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी हमारी S = QT + 1/2 हाफ
80 स्क्वायर। उसने में कुछ वैल्यू दी गई है जहाँ पर एस है हमारी ट्रंक की ऊंचाई, लिख देता हूँ मैं। एस है हमारी ट्रंक की ऊंचाई, हिंदी में लिखना पड़ता है कैसे लिखा जाता है। यू है हमारा प्रारंभिक वेग, यानी टी होगा हमारा टाइम, एंड जी होगा हमारा जिसकी वैल्यू दी है उसने 10। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। चलिए फिर। तो हमारा जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है वो हमारी हमेशा जीरो होती है, और उसने दूसरी वैल्यू दी हमें 0.8 एंड 1/2। जी का मान 80, 80 यानी कि जी त्वरण है वो जी में ही चेंज होगा आपका। जब जी में चेंज होगा, जी की वैल्यू कितनी है 10, एंड टी की वैल्यू 0.8 टू द पावर 2। तो देन सॉल्व इट। जीरो प्लस यहाँ से कितना बचेगा हमारा 1/2 ऐसे बचेगा, जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 × 0.64 e² हो जाएगा। तो फाइंड आउट ओवरऑल, हटाएंगे जीरो, नीचे आ जाएगा हमारा 100, फिर कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4/2। सो फाइनल आंसर कितना है 3.2 मीटर। तो कितना है 3.2 मीटर। तो चेक करते हैं क्या है ऑप्शन में है कहीं 3.2 मीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं रहता है, टेम्परेचर नहीं घटता है भैया। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है वह धीमी गति से नॉर्मल की ओर झुकता है। आपने पढ़ा होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में ये। तो मूविंग ऑन द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/mv², या पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा एम ए और एम वी। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एम ए एफ का, और एम वी वाला तो फिर होता है F=mv²/r, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है। 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग 5 घंटे प्रयोग 5 घंटे प्रयोग 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा उपभोग करता है। तो एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला है, यहीं पर आ जाएगा, मैं यहीं पे सोल्व करा देता हूँ। 100 वाट का है ना, तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में एक यूनिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सॉरी लाइट का। तो लाइट में जब यूनिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, तो फॉर्मूला क्या था कि यूनिट इक्वल टू वॉट, यानी कि डब्लू मल्टीप्लाई, जो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्या था, वॉट इंटू घंटे, आवर्स इंटू डे अपॉन 1000। तो सबकी वैल्यू इसने दे रखी है तो पुट कर दीजिए। 100 वोट दे रखा है, और 5 घंटे भी दे रखे हैं, 3 दिन भी दे रखे हैं। तो डिवाइड बाय 1000। 20 से 20 कैंसिल कर लो आप, 5 2 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट। तो फाइनल आंसर 1.5 यूनिट्स। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 आ गया। दोबारा तत्व का नाम बताइए इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन से। तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा 281 में। यदि मैं पोटेशियम की बात करूं, तो पोटेशियम का है मेरा 288 1। जब तक आपके इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तब तक आपसे नहीं होगा। ये 11 पर है तो 281, ये 19 पर था मेरा पोटेशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने पर है मेरा, मैग्नीशियम है मेरा 12 पर। जब 12 पर होगा तो एक ही जाएगा ना 282। सो ऑप्शन का आंसर तो मिल गया सी। एंड रेडोन की बात कर लेते हैं हम, तो रेडोन का है 86, RN86। तो जब 86 है इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 4F14 में बनाकर दिखा देता हूँ, वैसे इतना शायद पेपर में ना पूछे। 5D10 एंड 6S2, ये अफबाउ के नियम से आता है 6P6। आपने अफबाउ का नियम पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत सॉरी 11th क्लास में है ना। 11th में ही है। So moving on the next question.
निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? तो मैं इनके में बात करूँ तो इनमें मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य अधिक होगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है इथेनॉल के लिए? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का निकेल का Ni हो जाएगा। एंड टेम्परेचर और ये सूर्य के प्रकाश से हम वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। लाइट की सूर्य में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोहो जो गुणों में और जैसा दिखता है वह इनके साथ एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है यहाँ से हर मॉक में। आज फिफ्थ मॉक है, फिफ्थ वाले में भी है, तो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड 31st क्या है कॉपर निकल निम्न में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? सो धातु के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है हमको। तो वेतन ये बिल्कुल सही है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, बिल्कुल होता है। वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, नहीं नहीं होती है, वे विद्युत ऋणात्मक नहीं होती है। ये इक्वेशन फिर आगे दोबारा घूम गई, थर्ड वाले मॉक में थी, आज फिर है। डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट विदाउट एनी, केवल बी ही सत्य होगी। 2 MgO वाली चौका रासायनिक, चौका रासायनिक ने मैंने 30 बताया था आपको, 30 लर्न करने हैं। तो चौका रासायनिक क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो Ca, और कार्बोनेट की बात करा तो CaCO3 2 निगेटिव कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मैं सल्फेट की बात करूँ तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करूँ तो CaNO2 N2। हाँ। और यदि मैं यहीं से तुम्हारी लाफिंग गैस की बात करूँ, किसकी, यदि मैं बात करता हूँ आपकी लाफिंग गैस की, तो लाफिंग गैस यहाँ से क्या होता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड की बात करूँ तो कैल्शियम फॉस्फाइड Ca P2, ये पी फॉस्फाइड। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? सो हीलियम और आर्गन में क्या समानता है 35th। हीलियम और आर्गन में समानता है दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। तांबा का जस्ता मिश्रण किसका है? फर्स्ट मोक, यू कैन रिलेट टू द फर्स्ट मोक, जाके देखो वहीं पे बताया है मैंने। सिनेबार का एक एस्क है, तो सिनेबार का एक एस्क है पारा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो है स्टेपिज अस्थि। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, तो कौन सा है? हम्म क्लोरोविकिन पेंसिलिन होगा ना, बिकॉज ये हार्मोन होता है और ये इन चीजों में पाया नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? तो कौन सा नहीं है ब्रायोफाइटा? चारा। बायोसिस्टेमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों पर आधारित जीवों का वर्गीकरण, ये भी नहीं है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल, हाँ, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ये भी नहीं। जीवों की विभिन्न वर्गीकरण, अच्छा इनके लिए आप एक चीज और याद कर सकते हो, जब ये मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सबसे बड़ी लैंग्वेज वाला दिखे वो लगा दिया क्रॉस नीचे। 96% केस में ठीक होता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है, वैसे तो अमीनो अम्ल है, लेकिन इनमें प्रोटीन की बात करो तो आरएनए में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डीएनए खोज किसने की थी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। आपको उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, और तमिलनाडु के और केरल के लगभग 15-16 के आसपास है, तो वह लिखूंगा नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यदि आपको मालूम है तो, वरना फिर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे के सारे नेशनल पार्क करा देंगे आपको। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वो कौन से नहीं है? स्कैनर नहीं है, देखते लग रहा है, तो प्लॉटर तो हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर नहीं है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? ये उत्सुक सभी। एक संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय और अंकित मानों का डिफरेंस बताइए। तो 5 कहाँ पर है मेरा? ये रहा। 5 के आगे कितना जीरो है? 3 लिख दो। फिर 5 माइनस कर दो, तो 4995 एंड 47 दिए गए भिन्न को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इनकी एक ट्रिक है, मैं डायरेक्ट ट्रिक से करता हूँ फिर। ये कौन सा ऑप्शन? 7/9, 11/30। देखो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका डिवाइड मेथड,
जब डिवाइड मेथड से करोगे थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। दूसरा है कि आप फॉर्मूला लगाते हो ना, क्या भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो हर चेक कर लेते हैं हम इनका, और हर से हम फाइंड कर लेते हैं फिर क्या बनेगा क्या नहीं। 9 है, 13, 29, 7/9, 3, 11, ये तो है नहीं, 24, ये ठीक है यहाँ, फिर ये नहीं है, उसके बाद आना चाहिए था 7/9, 7/9 देख लो, इसके बाद का ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके जीके जीएस से आज कितने क्वेश्चन ठीक हुए। वही जीके के हमारे 20 क्वेश्चन है, एंड जी इसके 25 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। यदि आप चाहोगे तो हम कंप्लीट मॉक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अपना प्यार दीजिए थोड़ा, ठीक है। और यदि आपको मॉक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ठीक है।